एवरीवन, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था कि किस तरह से पर्सनालिटी बेस्ड पे आधारित बीपीएससी हमेशा पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछता है। और ये पर्सनालिटी बेस्ड पे भी हमने डिस्कस कर दिया था कि 3 मेजर ऐसे पर्सनालिटीज है जिनसे हमेशा बीपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग लाकर, चाहे वो गांधी जी के बारे में हो या नेहरू के बारे में हो या टैगोर को लेकर है। इसी के साथ साथ आगे वीडियो को एक क्रमबद्ध तरीके से लाने का एक प्रयास यहाँ किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो है, पिछले क्लास में तो मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था, इंट्रो दिया था कि पर्सनालिटी बेस में किस तरह से होता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं नेहरू युग को लेकर। देन इसके बाद हम टैगोर पे भी डिस्कस करेंगे। देन ये आपको गांधी जी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेहरू युग के बारे में आज से शुरुआत किया जा रहा है। तो सबसे पहले युग, नेहरू युग को जानने से पहले ये जानना आखिर जरूरी है कि आखिर क्यों हम इतिहास में नेहरू युग को 1947 के पश्चात हम नेहरू युग ही क्यों कहते हैं। क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने इसलिए नेहरू युग कहें, और क्यों 1947 से पहले बहुत सारे नेशनलिस्ट भारत में उभरे, मॉडरेट के रूप में उभरे, एक्सट्रीमिस्ट के रूप में उभरे, उदारवादी राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे, उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे। उन सारे चीजों को, उन सारे राष्ट्रवादी नेताओं को रूप को न जानते हुए सिर्फ हम युग के रूप में गांधी युग को ही क्यों जाना। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है, तो हमें ये जानना है कि गांधी युग और नेहरू युग यानी युग कहने के पीछे क्या कारण है। तो पहले शॉर्ट में हम गांधी युग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। जब पर्सनालिटी बेस पे हम आएंगे तो उसमें हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर हम गांधी युग के बारे में ये बतलाना चाह रहे थे कि गांधी जब भारत में आए, साउथ अफ्रीका से जब भारत में आए, तो उन्हें कुछ विरासत भी मिले थे भारत में और कुछ चुनौतियां भी मिली थी भारत में। अगर हम विरासत के संदर्भ में बात करें तो विरासत में क्या मिले थे, भारत एक गुलाम राष्ट्र के रूप में, और चुनौती क्या मिले थे कि भारत में अधिकारों का हनन किया जा रहा था ब्रिटिश शासकों के द्वारा। तो ये चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने एक तरह से एक अलग साधन का उपयोग किया। साध एक ही था, सारे नेशनलिस्ट के साध एक ही थे, सिर्फ साधन अलग अलग थे, चाहे वो रेवोल्यूशनरी हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो मॉडरेट हो, सिर्फ साधन अलग अलग थे। गांधी की एक पहचान साधन के रूप में हो गई थी, जैसे सत्य, अहिंसा, इस तरह के जितने भी साधन थे, उन सारे साधनों का प्रयोग जो है वो अपने आंदोलन के दौरान किए। असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन में इनकी एक विशिष्ट पहचान बना दी, इसलिए हम गांधी युग के रूप में एक जानते हैं। उसी तरह से नेहरू के बारे में अगर हम बात करें तो 1947 के पश्चात नेहरू को भी कई सारे विरासत मिले थे। स्वतंत्रता को लेकर स्वतंत्रता ने उन्हें कई सारे विरासत दिए, जैसे देसी रियासतों का विलय को लेकर समस्या, संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना करना एक विरासत के रूप में, सामाजिक और आर्थिक विकास एक चुनौती के रूप में मिला था, शरणार्थियों की समस्या एक चुनौती के रूप में मिला था, प्रशासनिक पुनर्गठन एक चुनौती के रूप में मिला था, सांप्रदायिक दंगा एक चुनौती की तरफ। इस तरह से कई सारे विरासत और चुनौतियां नेहरू को 1947 के बाद मिला था। और 1947 के बाद भारत की स्थिति आर्थिक रूप से काफी बेहतर नहीं थी, तो ये भी एक चुनौती थी। इन सारे चीजों में लेकर नेहरू को एक विश्व पटल में भारत की एक पहचान बनानी थी, इसलिए नेहरू ने एक तरह से एक अवधारणा लाए। एक तरह से अगर हम बात करें नेहरू को, चुनौती और विरासत ने नेहरू को एक समाजवादी, जो 1947 से पहले नेहरू का जो दृष्टिकोण जो था वो समाजवादी दृष्टिकोण सिर्फ था, वो समाजवादी, उस पर हम डिस्कस भी करेंगे अभी सारे चीजों पे। लेकिन पहले हम बता रहे थे कि जो नेहरू 1947 से पहले समाजवादी दृष्टिकोण से प्रेरित थे, वो 1947 के पश्चात आजादी के तुरंत बाद क्यों समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को बढ़ावा देना की कोशिश कर रहे थे। ये बढ़ावा देने का मेन कारण यही था कि नेहरू को 1947 के बाद कई सारे चुनौतियां और विरासत मिली थी और इनको फेस करना था, और उन्होंने एक बेहतरीन ढंग से अपने कार्यकाल में उन्होंने फेस किया और भारत को एक वैश्विक पहचान बनाया। चाहे वो पंचशील सिद्धांत के माध्यम से बात करें, या गुट निरपेक्षता के बारे में बात करें, या भारत का विश्व का सबसे लंबा संविधान बनाने के संदर्भ में बात करें, ये कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जो नेहरू को एक विशिष्ट पहचान बना देती है। इसलिए इतिहास में नेहरू युग को जानना सबसे पहले जरूरी है। ये तो मैंने एक नेहरू युग के बारे में बताया। अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि नेहरू युग में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है,
तो अब इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेहरू युग में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना, जितने भी हमें टॉपिक पढ़ना है ये सारे चीजों को लेकर पढ़ना। विरासत और चुनौती ध्यान में, जो अभी हमने डिस्कस किया है विरासत और चुनौती, उनको ध्यान में ही रखना है कि 47 के पश्चात भारत की क्या स्थिति रही है और क्या चैलेंज रही है। इन चैलेंज को लेते हुए नेहरू को अपनी एक रणनीति बनानी थी, एक पहचान बनानी थी भारत को विश्व के पटल में लेकर। और यह पहचान तभी बन सकता है जो भारत आंतरिक रूप से भी मजबूत हो और वैश्विक रूप से भी अपनी पहचान बनाए। अब आंतरिक रूप से अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे इश्यूज थे जो आंतरिक रूप से भारत को मजबूत बनाना चाह रहे थे, जैसे सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भ में बात करें। और वैश्विक रूप से अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे वैश्विक मुद्दे थे जो वैश्विक पहचान नेहरू को बना रही थी, चाहे वो नेहरू की विदेश नीति को लेकर हो या नेहरू के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को लेकर हो। यानी एक तरह से अगर हम बात करें कि पूंजीवादी अवधारणा, पूंजीवादी सोच नेहरू को एक वैश्विक मंच पर एक पहचान बना रहा था भारत को लेकर, और समाजवादी पहचान को लेकर, समाजवादी अवधारणा को लेकर नेहरू को भारत में आंतरिक रूप से जो समस्याएं थी, चाहे वो शरणार्थियों की समस्या हो, चाहे वो सांप्रदायिक दंगा की समस्या हो या सामाजिक आर्थिक उत्थान की समस्या हो, इन समस्याओं की पहचान जो है वो सामाजिक अवधारणा को लेकर रहा है। इसलिए 1947 के पश्चात वही नेहरू जो एक समाजवाद से प्रेरित नेहरू थे, जिन्होंने समाजवाद को बढ़ावा देने का हर समय प्रयास किया है, वही नेहरू 1947 के पास समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद को भी लेके चलना शुरू कर रहे थे। तो नेहरू का दृष्टिकोण जो 47 के पश्चात समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को लेकर रहा है, इसके पीछे मेन इंटेंशन ही यही रहा है कि भारत का एक वैश्विक पहचान बनाना, भारत को आंतरिक रूप से मजबूत करना। अब इसके लिए नेहरू ने कई सारे ऐसे इनिशिएटिव कदम उठाए थे जिनको लेकर हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे यहाँ एक सीक्वेंस बना देते हैं कि हमें नेहरू युग में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक, अगर हम आंतरिक रूप से अगर हम बात करें कि भारत को आंतरिक रूप से किस तरह से मजबूत बनाया जाए, किस तरह से सामाजिक और आर्थिक उत्थान किया जाए, किस तरह से सांप्रदायिक दंगे को रोका जाए, इन सारे चीज़ों पर अगर हम बात करें तो नेहरू का एक दृष्टिकोण निकलता है, नेहरू और धर्मनिरपेक्षता, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर हम बात करें, ये सारे टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ आंतरिक रूप से भारत को मजबूत करने के दृष्टिकोण से। तो पहला टॉपिक जो था वो नेहरू और धर्मनिरपेक्षता को लेकर। दूसरा टॉपिक पे अगर हम बात करें तो नेहरू और समाजवाद को लेकर। तीसरा टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं तो नेहरू और भूमि सुधार को लेकर। चौथा टॉपिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेहरू और जनजातीय विकास को लेकर। ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो नेहरू को भारत के आंतरिक समस्या, आंतरिक रूप से मजबूत प्रदान करने की दृष्टिकोण प्रदान कर रहा था। वही वैश्विक रूप से अगर हम बात करें तो नेहरू की विदेश नीति को लेकर, नेहरू की विज्ञान प्रौद्योगिकी को नीति लेकर, ये सारे नीति पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो वैश्विक पहचान के लिए नेहरू ने एक अलग रणनीति अपनाया और आंतरिक रूप से भारत को मजबूत करने के लिए नेहरू ने एक अलग नीति बनाया। तो शुरुआती चरण पे हम डिस्कस करेंगे नेहरू की आंतरिक नीति को लेकर। इसमें पहला टॉपिक बनेगा नेहरू और समाजवाद को लेकर। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपका बनेगा, एक क्वेश्चन पिछले 64वीं में पूछ चुका है नेहरू और धर्मनिरपेक्षता को लेकर, तो वो शायद रिपीटेशन 65वीं में नहीं हो, मे भी 66वीं में हो सकता है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन को इस साल तो बीपीएससी रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो नेहरू और धर्मनिरपेक्षता पूछ चुका है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे नेहरू और सोशलिज्म को लेकर, नेहरू और समाजवाद को लेकर। तो नेक्स्ट वीडियो पे इसी पे टॉपिक बनेगा आप लोगों का, नेहरू और समाजवाद। थैंक यू।